महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कुल 288 सीटों पर चुनाव होने हैं। राज्य की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सीटों के बंटवारे और मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा चल रही है। सत्तारूढ़ दल और विपक्षी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। इस विधानसभा चुनाव में मराठा आरक्षण आंदोलन का गढ़ रहे मराठवाड़ा पर सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि जातीय ध्रुवीकरण से प्रभावित इस क्षेत्र की 46 विधानसभा सीटें क्या गुल खिलाएंगी, इसका अभी किसी को अनुमान नहीं है। मराठवाड़ा में क्या खेल होगा? एनसीपी, बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, कौन किस पर भारी पड़ेगा? मराठवाड़ा पर ही क्यों टिकी है सभी पार्टियों की नज़र? विस्तार से समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मराठवाड़ा ने 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा शिवसेना गठबंधन को 28 सीटें दी थी। इनमें भाजपा को 16 और शिवसेना को 12 सीटें मिली थी। तब शिवसेना विभाजित नहीं हुई थी। कांग्रेस और राकंपा को 8-8 सीटें और अन्य को 2 सीटें मिली थी। लेकिन 2023 के मध्य से मराठा समुदाय को कुणबी यानी खेतिहर मराठा का दर्जा देकर अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे में आरक्षण दिलवाने के लिए शुरू हुए आंदोलन से पूरे मराठवाड़ा की हवा बदल दी है। आंदोलन के सूत्रधार मराठा युवक मनोज जरांगे पाटिल के एक आह्वान ने पिछले लोकसभा चुनाव में मराठवाड़ा से भाजपा को एक भी सीट नहीं जीतने दी। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए मराठवाड़ा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी कुछ नहीं कर पाए थे। आइए जानते हैं क्या कहता है मराठवाड़ा का गणित। इस क्षेत्र की कुल 8 लोकसभा सीटों में से 3 कांग्रेस जीती, 3 शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव वाली शिवसेना और राकंपा और 1 सीट शिंदे गुट वाली शिवसेना जीती। जातीय गणित के आधार पर देखें तो 8 में से 7 मराठा उम्मीदवार जीते। 8वीं सीट लातूर की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहां भी उम्मीदवार कांग्रेस का ही जीता। पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। पहला, महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में मनोज जरांगे पाटिल का कितना असर रहेगा कहा नहीं जा सकता, किंतु मराठवाड़ा के मराठा तो उनके पीछे चलने को तैयार दिख रहे हैं। लेकिन इस गणित का दूसरा पहलू भी है। मराठवाड़ा जिस प्रकार से खेतिहर मराठों का केंद्र है, उसी प्रकार दलित ओबीसी मतदाताओं का भी बड़ा गढ़ है। गोपीनाथ मुंडे इस क्षेत्र के बड़े ओबीसी नेता रहे हैं। आज उनकी विरासत उनकी बेटी पंकजा मुंडे संभाल रही हैं। अजीत पवार के महायुति सरकार में शामिल होने के बाद पंकजा के चचेरे भाई धनंजय मुंडे भी अब पंकजा के साथ आ चुके हैं। विजयादशमी के दिन 11 साल बाद दोनों भाई बहन एक साथ एक मंच पर नजर आए। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में मराठों की आबादी 28% तो ओबीसी की आबादी 52% है। करीब 1 साल से चल रहे मनोज जरांगे पाटिल के मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण सबसे ज्यादा असुरक्षित ओबीसी समाज ही महसूस कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि उसके आरक्षण के कोटे में कोई और आकर सेंध लगाए। मराठा आंदोलन ने पिछले 1 साल में खास तौर से मराठवाड़ा के गांव-गांव में ऐसी दरार डाली है कि दोनों समुदायों ने एक दूसरे के सुख दुख में भी हिस्सा लेना बंद कर दिया है। ये बात वरिष्ठ ओबीसी नेता छगन भुजबल खुद जाकर सबसे बड़े मराठा नेता शरद पवार को बता चुके हैं। महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। मराठा और ओबीसी ध्रुवीकरण के साथ साथ मराठवाड़ा की 15% मुस्लिम आबादी भी अपना असर दिखाने से नहीं चूकेगी। खास तौर से असदुद्दीन ओवैसी की AIM इस क्षेत्र में अपना अच्छा असर रखती है। मराठवाड़ा कभी हैदराबाद के निज़ाम की रियासत का हिस्सा हुआ करता था। इसी असर का परिणाम था कि 2019 में हैदराबाद के बाद औरंगाबाद देश की ऐसी दूसरी सीट बनी जहां AIM के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील ने जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार वो चुनाव हार गए, लेकिन कुछ दिन पहले ही छत्रपति संभाजी महाराज नगर से मुंबई तक एक बड़ी कार रैली निकालकर वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। मुस्लिम मतदाताओं की भांति ही दलितों की भी बड़ी आबादी मराठवाड़ा में है। दलित मतों का बंटवारा इन दिनों भाजपा के पाले में बड़े केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और बहुजन विकास आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर के बीच होना है। ये सारे समीकरण मिलकर ये तय करेंगे कि मराठवाड़ा में ऊंट इस बार किस करवट बैठेगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।